हेलो एवरीवन। तो आज हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर व्हिच कैन फिट प्रॉपर्ली एट द सेंटर ऑफ एज ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एंड द एज ऑफ यूनिट सेल इज स्मॉल a। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है और उस यूनिट सेल की एज के सेंटर पे हमें एक एटम फिट करना है और उस एटम का रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल मींस बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर पे, ये देखो कॉर्नर पे होंगे एटम्स और पूरे क्यूब के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, हमें क्या बताना है कि उस बीसीसी यूनिट सेल के एज के सेंटर पे एक एटम रखना है और उस एटम का रेडियस बताना है ना। अब एजेस मींस ये कॉर्नर टू कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस है ना। जैसे कि ये लाइन है, ये भी एज है, ये लाइन है, ये भी एज, तो ये सब क्या है, एजेस है। ठीक है, तो हम कोई एक पर्टिकुलर एज सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज ये वाली एज है ना। तो इस एज के सेंटर पे एक एटम फिट करना है और उस एटम का रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो बीसीसी में कॉर्नर्स पे तो एटम प्रेजेंट होते ही हैं। ओके, इस तरीके से थोड़ा साइज बड़ा बना रहा हूं तो ताकि आप लोगों को समझ में आए, है ना। वैसे ही इस कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इस एज के सेंटर पॉइंट पे एटम फिट करो जो कि लार्जेस्ट होना चाहिए, मैक्सिमम साइज का, मींस ये टच होना चाहिए इसके साथ, इन एटम्स के साथ टच होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं इस तरीके से, और इस एटम का रेडियस हमें बताना है। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, एज लेंथ कहलाता है। ठीक है, ये है एज और एज लेंथ में स्मॉल ए। ओके, फिर देखो इन कॉर्नर पॉइंट्स पे जो एटम्स रखे हुए हैं उन एटम्स का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो उसको हम आर एज्यूम कर लेते हैं। तो इस एटम का जो रेडियस है वही रेडियस किस एटम का भी होगा, स्मॉल आर। ठीक है, फिर देखो इक्वल साइज के होंगे दोनों एटम, ये एटम और ये एटम इक्वल साइज का होगा, हम इक्वल साइज बनाते हैं लगभग, है ना। चलिए, ओके, तो इन दोनों एटम का रेडियस सेम, तो इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर। तो बीच वाले एटम का जो हमने फिट किया है इन दोनों एटम के बीच में, मींस एज के सेंटर पे फिट किया है, उसका रेडियस हम एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल एक्स, है ना। तो इस एटम का रेडियस स्मॉल एक्स, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी स्मॉल एक्स। ठीक है, तो देखो हम यहां पर रिलेशन क्या बन रहा है, ए और आर और एक्स के बीच में। तो r प्लस आर दैट इज 2r प्लस 2x इक्वल्स टू स्मॉल a। ओके, फिर हमने बीसीसी के लिए मींस बॉडी सेंटर यूनिट सेल के लिए रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो बीसीसी के लिए रिलेशन होता है 4r इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ स्मॉल a। ओके, तो r की वैल्यू क्या हो गई, √3a/4। ठीक है, तो हम r की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा 2 इंटू r की वैल्यू √3a/4 प्लस 2x इक्वल्स टू a। और हमें आंसर a के टर्म्स में लाना है, ऑप्शन को देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 कैंसल, फिर 2x इक्वल्स टू a माइनस √3/2 टाइम्स ऑफ a। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे आप लोग, तो सॉल्व करने पर 2 इस तरफ जाएगा, 2a माइनस √3a/2। ओके,
तो ये कितना आ जाएगा, तो ए बाहर निकाल लेंगे हम, 2 माइनस √3 मीन्स 1.732 अपॉन 2। ओके, 2x इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, 2 माइनस 1.73, तो 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 7 2, ये 0.27। ओके, तो 2 माइनस 0.27 अपॉन 2 भी है, 0.27 अपॉन 2 ये कितना होगा, 0.135। ओके, तो ये आया 0.135a, 0.135a। ओके, x क्या होगा, 0.135a अपॉन 2 इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करो, तो 0. फिर 6 फिर 7, लगभग इतना स्मॉल a। तो x की वैल्यू क्या आई, इक्वल्स टू x 0.0678। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, है ना। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, उस बीसीसी यूनिट सेल की एज के सेंटर पे एक ऐसा एटम फिट करो, एक ऐसा स्फीयर फिट करो जो कि मैक्सिमम साइज का होना चाहिए, और उस एटम का रेडियस बताना है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, अ गिवन मेटल क्रिस्टलाइज आउट with cubic structure having edge length of 361 picometer. If there are 4 metal atoms in one unit cell, what is the radius of one atom? Okay, तो देखो क्वेश्चन को पढ़ के हमें यह अंदाजा लगा कि एक मेटल है, उस मेटल का स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूबिक है। ओके, अब अगर स्ट्रक्चर क्यूबिक है, इट मींस इस मेटल का यूनिट सेल कैसा होगा, क्यूब होगा। ओके, फिर देखो क्या कह रहा है कि उसकी एज लेंथ, उस यूनिट सेल की एज लेंथ है दैट इज स्मॉल a। हम एज लेंथ को स्मॉल a से मेंशन करते हैं ना, तो 361 पिकोमीटर। एंड देयर आर 4 मेटल एटम्स इन वन यूनिट सेल। अब एक यूनिट सेल में कितने एटम बता रहा है, 4 मेटल एटम। इट मीन्स यूनिट सेल क्या हो गया, फेस सेंटर्ड सेल। क्यों, क्योंकि फेस सेंटर्ड सेल का Z दैट इज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मींस एक यूनिट सेल में कितने एटम, वो कितना होता है, 4। तो अल्टीमेटली वो ये कहना चाहता है कि यूनिट सेल कैसा है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट सेल का टाइप, है ना। फिर हमें बताना है कि उस मेटल के एटम का रेडियस क्या होगा। ओके, तो देखो हमने लास्ट क्लास में एफसीसी के लिए ए और आर के बीच में रिलेशन देखा था, तो वो क्या होता है, 4r इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ स्मॉल a, है ना। हमें निकालना है r की वैल्यू, तो r इक्वल्स टू √2 इंटू स्मॉल a अपॉन 4 इक्वल्स टू √2 मीन्स 1.414 इंटू स्मॉल a की वैल्यू 361 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करके फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो, इफ स्मॉल a इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ क्यूब, द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम एंड वन कॉर्नर एटम इन द क्यूब विल बी। तो यहां पर क्वेश्चन को पढ़ के हमें यह अंदाजा लगा कि एक क्यूब है ना। क्यूब वो कैसा है, बॉडी सेंटर्ड सेल। ओके, तो उस बीसीसी यूनिट सेल में हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर्ड एटम
बॉडी सेंटर्ड एटम और कॉर्नर एटम के बीच में, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास एक क्यूब है और क्यूब कैसा है, बॉडी सेंटर्ड है, ओके। इस तरीके से तो हमें बताना है कि किसी भी एक कॉर्नर, लेट सपोज ये वाला कॉर्नर एटम और बॉडी के सेंटर, मीन्स ये सेंटर में जो एटम प्रेजेंट होता है उसके बीच का डिस्टेंस, दिस मीन्स यहां से यहां तक, ओके। तो देखो हमें पता है कि ये पूरा डिस्टेंस, ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस वो पूरे क्यूब का डायगोनल होता है ना। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब, उसकी वैल्यू क्या होती है, √3 टाइम्स ऑफ ए, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमें उसका क्या बताना है, अब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताना है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस यहां से यहां तक के डिस्टेंस का हाफ है, ठीक है। तो हाफ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, √3a/2, ठीक है। और यही डिस्टेंस क्या है, बॉडी सेंटर्ड एटम और कॉर्नर एटम के बीच का डिस्टेंस है। तो आंसर तो फटाफट आ गया ना, √3a/2। तो आप लोगों को विजुअलाइजेशन क्लियर होगी तब क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं, हाँ। तो √3a/2 दैट मींस √3a/2 लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन, ओके। चलिए अब इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो देखो डेंसिटी का मीनिंग सभी को पता है, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। बट एक यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होगी उसको समझते हैं, है ना। हमारे यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होगी उसको आप समझेंगे, है ना। तो देखो कोई भी सॉलिड है वो अगर क्रिस्टलाइन है तो उसके क्रिस्टल लैटिस के यूनिट सेल्स भी होंगे, है ना, यूनिट सेल। और उस यूनिट सेल में इफेक्टिवली कुछ ना कुछ एटम्स प्रेजेंट होंगे, ओके। इस यूनिट सेल में कुछ ना कुछ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। और इन्हीं एटम्स का कुछ ना कुछ मास भी होगा, ओके। फिर देखो हम जो यूनिट सेल कंसीडर करते हैं वो कैसा होता है, क्यूबिकल, ठीक है। मींस हमारा यूनिट सेल क्या होने वाला है, क्यूब होने वाला है, ओके। फिर इस क्यूब का कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा, ओके। फिर देखो तो अगर हमारे पास ये सारे के सारे पैरामीटर्स अवेलेबल होंगे तो हम आसानी से यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी किस तरीके से डिफाइंड होगी यूनिट सेल की, दैट इज द मास ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ओके। दैट इज मास ऑफ इफेक्टिव number of atom per unit cell upon volume of unit cell, जो कि हमारा क्या है, क्यूब है ना। हमारा यूनिट सेल कैसा है, क्यूब है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट इसका डेंसिटी का, किसकी, यूनिट सेल की डेंसिटी, ठीक है ना। चलिए अब देखो हम यूनिट सेल की डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं, है ना। तो देखो
तो देखो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, डेंसिटी इक्वल्स टू Z इंटू मास ऑफ वन एटम। ओके, इट मीन्स इफेक्टिवली एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं उसको डिफाइन कर देंगे कैपिटल Z से इंटू मास ऑफ वन एटम। तो हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि उस यूनिट सेल में सारे के सारे एटम्स एक जैसे हैं, ठीक है। चलिए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो हमारा यूनिट सेल क्यूब है और क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, तो अगर क्यूब की एजेस या फिर साइड्स को हम अगर स्मॉल a से डिफाइन करें तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब। देन Z इंटू मास ऑफ वन एटम मीन्स एटॉमिक मास अपॉन a क्यूब। ओके, फिर देखो एटॉमिक मास को हम अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या करना होता है, उसकी वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना होता है, तब हमें एक एटम का मास मिलता है। तो हमें यहाँ पे N1 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, ओके, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23। फिर अगर हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या करते हैं, यहाँ पर AMU लगाते हैं, ओके, और AMU का मतलब क्या होगा 23 इंटू 1 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू पावर ऑफ 23, क्योंकि 1 AMU की वैल्यू होती है 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। चलिए, फिर देखो ध्यान रखना, यहां पर हम जो एटॉमिक मास ले रहे हैं उस एटॉमिक मास की वैल्यू उसके मोलर मास की वैल्यू के बराबर ही होती है। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास 23 और उसका मोलर मास भी 23, बस डिफरेंस किसका होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का होता है ना। एटॉमिक मास बोलते हैं तो हम एक एटम के मास की बात कर रहे होते हैं, और मोलर मास कहते हैं तो एक मोल एटम के मास की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ फॉर्मूला किसका, डेंसिटी का। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The copper has FCC unit cell with age length of X angstrom. What is the approximate density of copper in gram per centimeter cube? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को डेंसिटी की यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ मास अपॉन यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो मास के वेरियस नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं और वॉल्यूम के भी वेरियस नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है। बट सॉलिड स्टेट में यूजुअली डेंसिटी के क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पूछा जाता है, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में ही पूछेगा, किसी और यूनिट्स में भी पूछ सकता है। ओके, तो आप लोगों को डेंसिटी का यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल तो हमें डेंसिटी किसकी दी हुई है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में दी हुई है। हमें मास को ग्राम में लेना है और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में लेना है, ठीक है। चलिए, अब देखो गिवन क्या है, कॉपर जिसका यूनिट सेल कैसा है, FCC है, ठीक है। और उस यूनिट सेल की एज लेंथ स्मॉल a कितनी गिवन है, x एंगस्ट्रॉम गिवन है। ओके, अब x एंगस्ट्रॉम मींस x इंटू 10 टू पावर ऑफ -10 मीटर। ओके, फिर हमें डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब के टर्म्स में दी हुई है, इट मींस हमें एज लेंथ को सेंटीमीटर में लेना होगा, है ना। तो x इंटू, अब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 10 टू पावर ऑफ 2 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये लेंथ सेंटीमीटर में मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर x इंटू 10 टू पावर ऑफ -8 सेंटीमीटर। ये हुआ कन्वर्जन किसका, एज लेंथ का, किसमें, सेंटीमीटर में। ओके, अब ये हमने कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि डेंसिटी में सेंटीमीटर क्यूब का टर्म था। ओके, चलिए अब देखो डेंसिटी निकालते हैं। तो डेंसिटी इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, Z इंटू एटॉमिक मास
अपॉन ए क्यूब। ओके, अब देखो z की वैल्यू FCC के लिए क्या होगी? FCC के लिए z दैट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होती है 4। तो z की वैल्यू 4 इनटू एटॉमिक मास क्वेश्चन में गिवन है 63.5 अपॉन, अब देखो यहां पर Na का मल्टीप्लिकेशन भी करना होता है, ठीक है, तो अपॉन Na में 6.023 इंटू 10 टू पावर ऑफ 23 इंटू ए क्यूब। अब देखो ए की वैल्यू है x इंटू 10 टू पावर ऑफ -8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 63.5 अपॉन, इसको अप्रोक्सीमेटली 6 ले लो इंटू 10 टू पावर ऑफ 23 इंटू एक्स क्यूब इंटू 10 टू पावर ऑफ -8 का क्यूब 10 टू पावर ऑफ -24। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 63.5 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 5 4 20 2 4 3 12 2 14 6 4 24 प्लस 1 25 254 और 254 अपॉन 6 तो 6 4 24 फिर 1 4 6 2 12 फिर देखो 6 से डिवाइड कर लेते हैं 254 टर्म्स में। तो सबसे पहले क्या आया? 6 4 24 माइनस 1 4 तो 6 2 12 2 0। ओके, 6 3 लगभग कितना आ रहा है ना 42.3 के आसपास, तो 42.3 अपॉन एक्स क्यूब इंटू, तो यहाँ पर 10 टू पावर 23 माइनस 24 ये बनेगा 10 टू पावर -1, तो ऊपर जाके वो 10 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने पर 423 अपॉन एक्स क्यूब और ये होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके लगभग कौन सा आंसर है? लास्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आप लोग एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो कैलकुलेशन में, ताकि आप लोगों का आंसर फटाफट आ सके। ओके, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A solid having density of 9 into 10 to power of 3 kg per meter cube form face centered cubic crystal of age length 200 root 2 picometer. What is the molar mass of solid? तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि सॉलिड है, जिस सॉलिड की डेंसिटी कितनी गिवन है? 9 into 10 to power of 3 kg per meter cube। फिर वो कह रहा है कि ये सॉलिड फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल का है। इसका मीन्स इसका यूनिट सेल कैसा होगा? FCC, ठीक है। और इस यूनिट सेल की एज लेंथ दैट इज स्मॉल a 200 रूट 2 पिकोमीटर, है ना। अब देखो यहाँ पर पिकोमीटर में हमें किसमें चाहिए? मीटर में चाहिए, क्योंकि डेंसिटी मीटर क्यूब के टर्म्स में दी हुई है ना। यहाँ पर 200 रूट 2 पिको मीन्स 10 टू पावर ऑफ -12 और यहाँ पर मीटर, तो क्या आ जाएगा? 2 रूट 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ -10 मीटर, ये कन्वर्ट हो गया, है ना। एज लेंथ इसमें मीटर में। फिर बोल रहा है कि हमें इस सॉलिड का मोलर मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास फाइंड आउट करना है ना। तो हम मोलर मास को x एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी इक्वल्स टू z इंटू, अब देखो यहां पर हम क्या यूज करते हैं? एटॉमिक मास यूज करते हैं। अब अगर एटॉमिक मास यूज करो या फिर मोलर मास यूज करो, वैल्यू तो सेम आती है ना। तो यहां पर हम डायरेक्टली x पुट कर सकते हैं अपॉन Na इंटू a क्यूब, ठीक है। फिर देखो अब डेंसिटी किसकी? यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल की डेंसिटी दी नहीं हुई है, तो कैसे करोगे? तो यहां पर कॉन्सेप्ट लगाओगे कि
डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी सब्सटेंस की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। ये आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ रखा है ना। इट मींस जितनी डेंसिटी सॉलिड की है उतनी डेंसिटी उसके यूनिट सेल की भी होगी। ठीक है, तो इट मींस डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होगा 9 × 10⁻3। ओके, तो यहां पर 9 × 10⁻3 ओके इक्वल्स टू, अब देखो ये किसमें केजी पर मीटर क्यूब के टर्म्स में है। इसका मींस कि x की वैल्यू किसमें आएगी केजी के टर्म्स में आएगी। ठीक है, चलिए इक्वल्स टू, अब z देखो, तो z नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एफसीसी इज इक्वल्स टू 4, यहां पर 4 इनटू इक्वेशन मार्क अपॉन na की वैल्यू 6 × 10⁻23 इनटू a की वैल्यू 2√2 × 10⁻⁻10 का होल क्यूब। तो अब क्या रह गया, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी रहेगी, है ना। और यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी किसमें आएगी, किलोग्राम में आएगी। ओके, और ये Na की Na का यूनिट क्या होता है, पर मोल होता है ना। दैट मींस 6.6 × 10⁻23 पर मोल। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसका मींस x की वैल्यू फाइनली किसमें आएगी, किलोग्राम पर मोल के टर्म्स में आएगी, है ना। तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आप लोगों को x की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी और वो वैल्यू इस ऑप्शन से इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन से मैच करेगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, फिर बताना कि कौन सा आंसर आप लोगों का आ रहा है। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। तो देखो हमारे पास कोई यूनिट सेल है ना, तो यूनिट सेल कैसा होगा, क्यूब होगा। ओके, इस तरीके से एक क्यूब बना लेते हैं। तो इस क्यूब के अंदर जो वॉल्यूम अवेलेबल है, उस वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाइड किया जा रहा है। लेट्स सपोज एटम यहां पर प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है। इस तरीके से वेरियस पोजीशन में क्यूब में एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्यूब के वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम या फिर कितना पार्ट इन एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है, वही कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, मैं इसको एक और तरीके समझो कि यहाँ पर एक क्यूब बना हुआ है, तो इस क्यूब के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस अवेलेबल होगा। ठीक है, तो उस स्पेस में से कितना स्पेस ये एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उसके रेशियो को क्या कहा जाता है, पैकिंग फ्रैक्शन कहा जाता है। दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स ऑफ यूनिट सेल इनसाइड द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए तो देखो यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव नंबर ऑफ atoms in a unit cell upon volume of unit cell। ठीक है, कि एक यूनिट सेल के अवेलेबल वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई किया, तो वो कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर हम इस रेशियो का परसेंटेज निकाल लें तो वो क्या बन जाता है, पैकिंग एफिशिएंसी बन जाता है। ठीक है, तो इस रेशियो को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगी, पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू आएगी। ओके, अब देखो फॉर्मूला। तो हमारे पास एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितने एटम्स होते हैं, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से। दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल्स, दैट इज Z इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, एक एटम का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसा है, क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब।
ठीक है, फिर देखो इक्वल्स टू Z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। अब एटम क्या है, स्फीयर है ना, तो ये हम एटम को स्फीयर मान के चलते हैं। तो अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, वेयर आर रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब की साइड्स या फिर एज को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर क्या होगा ए क्यूब, ये हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब इसको नोट करिए, फिर हम डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल्स की पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, है ना। चलिए फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल क्यूबिक सेल के लिए, दैट इज एससीसी सेल के लिए, है ना। तो देखो फॉर्मूला था पैकिंग फ्रैक्शन का Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ओके, फिर देखो फॉर एससीसी Z की वैल्यू कितनी 1, और एससीसी दैट इज सिंपल क्यूबिक सेल में R और A के बीच में क्या रिलेशन था, तो वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज 2R इक्वल्स टू A, ठीक है। चलिए तो हम या तो R की जगह A पुट कर सकते हैं या फिर A की जगह R पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, A की जगह R पुट करेंगे, 2R पुट करेंगे, सॉरी। तो देखो यहां पर, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू Z की वैल्यू 1 इंटू 4/3 पाई R को ऐसे रहने देते हैं R क्यूब अपॉन A क्यूब। अब A की वैल्यू 2R है, 2R का क्यूब। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4/3 पाई इंटू R क्यूब अपॉन 2 का क्यूब दैट इज 8 इंटू R क्यूब, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा 4 इंटू 2, ये बना पाई, 3 इंटू 2 6, पाई/6, और R क्यूब आपस में कैंसिल। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आया, पाई/6 आया, ठीक है। अब पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 6, तो इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आप लोगों के पास कितना वैल्यू आएगा, तो ये लगभग आता है 0.52 के आसपास, है ना। इसको सॉल्व करके देख सकते हो आप, जैसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 314 to 6, ओके, 6 5 30, फिर 1 4, तो कितना बना 6 2 12, यानी 20 63 18, मतलब 52 के आसपास ही आएगा, है ना। चलिए तो ये आएगा 0.52 और फ्रैक्शन के टर्म्स में पाई/6। अब इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 6। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 11 2 3 दैट इज 11/7 3 21, ये आ गया फ्रैक्शन के टर्म्स में। ओके, फिर देखो अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, पैकिंग एफिशिएंसी मींस कितना परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया एटम्स ने, ठीक है। मींस एक यूनिट वॉल्यूम में, या फिर बोल सकते हो जो हमारा यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल के अवेलेबल वॉल्यूम का कितना परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है एटम्स ने, तो वो कहलाएगा पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी रहेगी 0.52 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 52%, ठीक है। चलिए अब इसको नोट करो, चलिए अब फाइंड आउट करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन A क्यूब। ओके, फिर BCC के लिए, और BCC Z की वैल्यू कितनी होती है 2,
और r और a के बीच में क्या रिलेशन है, 4r इक्वल्स टू √3a। ओके, तो यहां से आपको होगा a क्या आ जाएगा, 4r बाय √3। ठीक है, अब इन वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पर। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स z की वैल्यू 2 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब अपॉन a क्यूब, और a है 4r बाय √3 का होल क्यूब। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 2 8 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 4 का क्यूब 64 इंटू आर क्यूब अपॉन √3 का क्यूब 3√3। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल है ना, और यहाँ पे 8 से 64 का 8 8 64। ओके, और ये √3 ऊपर जाएगा और पाई आर क्यूब कैंसिल, तो फाइनली क्या बनता है, क्या रह गया, √3 पाई बाय 8 ये आएगा है ना। तो ये आ गया फ्रैक्शन के टर्म्स में। फिर आप लोग बाद में फिर पाई की वैल्यू पुट करके और भी फर्दर सॉल्व कर सकते हो है ना। तो जब सॉल्व करोगे तो फाइनली डेसिमल में जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 0.68 आएगी। ओके, फिर पैकिंग फ्रैक्शन पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे, यहां पर आ जाएगा 68%। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये था पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ठीक है, चलिए अब उसके बाद फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन आप लोगों को फाइंड आउट करना है ना, और जो भी आप लोगों का आंसर आएगा उसको कमेंट करना है। ठीक है, और अगर कहीं दिक्कत हो रही है, डाउट आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर कुछ क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को होमवर्क के लिए है ना। अब देखो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और जो भी आंसर आए वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आई तो पूछ सकते हो। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को और फटाफट सॉल्व करके आंसर भेजना है ना, बाकी सब बाद में करेंगे। चलिए।